हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं, कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई वायु आपकी सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। वायु के बिना काम नहीं चल सकता। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। जैसे कई बार फास्ट वगैरह करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो बिना भोजन के और पानी के कुछ समय तक जीवित रहा जा सकता है, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। तो वायुमंडल के बारे में बताया गया कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? स्टार्टिंग की गैसें बताई गई हैं। मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें ऑक्सीजन है और पौधों के जीवन के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की हाइट तक स्थित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि द्रव्यमान होता क्या है। किसी वस्तु में उपस्थित उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम, ग्राम आदि होते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित उसकी यह जो पदार्थ है उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है, विंड की तरह जब यह बहती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब इसका प्रेशर अप्लाई होता है तब हम इसे महसूस कर पाते हैं। आगे है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल किससे बना है? गैसों से, जलवाष्प से और धूल कणों से। आगे आपको सारणी दी गई है। ये सारणी है कि वायुमंडल में स्थायी गैसें हैं, उनकी मात्रा कितनी कितनी है, उनके सूत्र दिए गए हैं। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी कि अगर 120 किलोमीटर की हाइट की बात करें, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ना के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। यानी कि वाटर वेपर और CO2 आपका 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। यानी कि सूर्य की किरणों को तो यह आने देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए कैसी है? अपारदर्शी है। यानी कि जो पृथ्वी से विकिरण निकलती है रात के समय, उनको ये जाने नहीं देती, उनको रोक लेती है। उनके लिए कैसी है? ये अपारदर्शी है। सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन कैसा है? स्थिर है। जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आयतन क्या होता है,
सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। इसी त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल स्थान की मात्रा की माप को क्या कहा जाता है? आयतन कहा जाता है। सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का परिमाण आयतन कहलाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि CO2 के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। किसके कारण हो रही है? जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने के कारण, जैसे लकड़ी, कोयला वगैरह जलाए जाने के कारण। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है, जो एयर टेम्परेचर है उसको भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। ओजोन के बारे में बताया गया है कि महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ओजोन कहाँ से कहाँ पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच, 10 to 50 किलोमीटर। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है, और उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है, रोक लेता है, वहीं पर उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। वायुमंडल की स्थायी गैसें, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी गैस का द्रव्यमान कितना है परसेंट में। तो यहाँ पे घटक, सूत्र और द्रव्यमान प्रतिशत में। नाइट्रोजन का है सूत्र N2, कितनी है? 78.8%। इसके बाद ऑक्सीजन है O2, 20.95%। आर्गन है AR, इसका सूत्र है 0.93%, इसका द्रव्यमान है। इसके बाद है नंबर 4 पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 0.036% है ये। नियोन है इसके बाद Ne, इसका सूत्र है 0.02% है। हीलियम कितनी है? हीलियम का सूत्र है He, और कितना द्रव्यमान है? 0.0005%। क्रेप्टो Kr, इसका सूत्र है 0.001% है। जेनन कितना है? Xe, इसका सूत्र है 0.00009। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का पहले सूत्र दिया गया है H2, इसके द्रव्यमान कितना है? 0.00005%। तो ये वायुमंडल की स्थायी गैसों के बारे में बताया गया है कि वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है जलवाष्प या वाटर वेपर। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है, यानी कि उसमें चेंज होता रहता है, चेंज होने वाली गैस है, जो ऊंचाई के साथ क्या होती है? घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है हाइट के साथ साथ। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। यानी कि आपकी अगर विंड कैसी है? गर्म है, आर्द्र है, मॉइस्ट है, तो उष्णकटिबंध में, ट्रॉपिकल जोन में यह हवा के आयतन का, जितना हवा का आयतन है उसका 4% होती है। जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% से भी कम होती है। यानी जहाँ पे नमी ही नहीं है तो वहाँ पे इसका आयतन, हवा के आयतन का भी 1% से भी कम होता है। जहाँ पे नमी आपकी अच्छी खासी है, गर्मी है, वहाँ पे ये 4% तक होती है हवा के आयतन का। तो ध्रुवों पर तो जैसे आपको पता ही है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो गर्मी नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो जिसके कारण क्या रहता है आपका, वहाँ पे हवा के आयतन का 1% से भी यह कम होती है। इसके बाद है विषुवत वर्ष से ध्रुव की तरफ, यानी कि पोलर रीजन की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? लगातार कम होती जाती है। इक्वेटर जो जोन है आपका, इक्वेटोरियल रीजन, उससे जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाते हैं वहाँ पे वाटर वेपर की जो मात्रा है वो लगातार कम होती जाती है।
क्योंकि सूर्य की किरणें अगर हम देखें ध्रुवों की तरफ तिरछी पड़ती हैं, इसके कारण ऐसा होता है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। पृथ्वी से भी जो ताप निकलता है उसको भी इकट्ठा कर लेती है और सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को भी अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है, कंबल की तरह यह कार्य करती है। जैसे कंबल क्या कार्य करता है, अगर हम सर्दियों में जैसे कंबल ओढ़ते हैं तो वो हमारे शरीर की एनर्जी को भी बचा के रखता है और बाहर से आने वाली ठंड से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो यह है, इस प्रकार से एक कंबल की तरह कार्य करता है वाटर वेपर, तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प वायु को स्थिर तथा अस्थिर होने में भी योगदान देती है। इसके बाद है डस्ट पार्टिकल या धूल कण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। वायुमंडल में छोटे छोटे जो ठोस कण हैं उनको रखने की भी क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। मेटियोर से, सोल्ट से, फाइन सोयल है उससे। तो इन सब से ये जो टूटे हुए कण निकलते हैं उनके बारे में बात की गई है। ये कहाँ कहाँ से ये कण निकलते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में ही मौजूद रहते हैं। वायुमंडल का जो आगे दिखाया गया है इसका स्ट्रक्चर, ये वाला निचली लेयर में ही ये आपको देखने को मिलते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में ही मौजूद होते हैं। फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है। फिर भी वायु के प्रवाह के द्वारा कन्वेंशनल जो आपकी एयर फ्लोज होती है, कन्वेक्टिव एयर फ्लोज है, संवहनीय वायु प्रवाह है, इसके द्वारा ये काफ़ी ऊंचाई तक ले जाए जाते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। तो यहाँ पे धूल कणों का सबसे अधिक जमाव कहाँ पे होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो कि विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। तो विषुवत प्रदेशों में कम होने का क्या कारण है इनका, वहाँ पे रेनफॉल आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो सूखी हवा कम होगी जिसके कारण धूल कण भी आपके कम होंगे। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सेंटर्स की तरह ये कार्य करते हैं। तो आर्द्रताग्राही क्या होता है, किसी पदार्थ का जो हवा से नमी को सोख लेता है, यानी कि हवा से क्या करेगा, नमी को सोख लेता है। आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को जो ग्रहण कर लेता है, ऐसे केंद्र की तरह ये कार्य करते हैं। धूल और नमक के कण नमी को सोखने के केंद्र की तरह कार्य करते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर कंडेंस होकर मेघों का निर्माण करती है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। अब आगे है वायुमंडल की संरचनाएं, स्ट्रक्चर। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना हुआ है। पृथ्वी की सतह से के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। पृथ्वी की सतह के पास डेंसिटी कैसी होती है, अधिक होती है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटती जाती है। अब डेंसिटी क्या होती है बताऊं अगर आपको मैं, इसके किसी पदार्थ के घनेपन की माप क्या है, डेंसिटी है। Density is the number of things which could be people, animals, plants or objects in a certain area. तो ये है डेंसिटी। किसी पदार्थ के घनेपन की माप क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है।
पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संसतरों में बांटा जा सकता है। टेम्परेचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग वायुमंडल की जो 5 विभिन्न लेयर हैं उनमें इनको बांटा गया है। किसके अनुसार बांटा गया है? तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं 5 लेयर्स? ये हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। सबसे पहले यहाँ दिखाया गया है आपका क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आपका ये हो गई आपकी ट्रोपोपोज, ये हो गया समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद है समताप सीमा आइसोथर्म। इसके बाद है मध्यमंडल या मेजोस्फेयर। इसके बाद आपकी आती है मध्य सीमा या मिड रेंज। इसके बाद है बाह्य वायुमंडल एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। इसके बाद है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। इनके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। अभी मैंने इनके सिर्फ नाम बताए हैं, आपको पढ़ लेते हैं इनके बारे में डिटेल से कि कौन सी परत कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। सबसे नीचे की लेयर क्या है आपकी? क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। सतह से अगर एवरेज इसकी हाइट देखी जाए तो कितनी है? 13 किलोमीटर हाइट है। तथा यह ध्रुव के निकट कितनी है? 8 किलोमीटर है। और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर है। यानी कि पोलर एरिया की तरफ तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है। और विषुवतीय वृत्त जो है उस पर इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। और अगर इनका एवरेज निकालें तो कितना हो जाता है? 13 किलोमीटर। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। क्षोभमंडल की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। यानी कि टेम्परेचर को वायु के कारण अधिक हाइट तक ले जाया जाता है। जबकि पोलर एरियाज कैसे होते हैं आपके? ठंडे होते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, इसके कारण कम हाइट तक ये इसकी मोटाई पाई जाती है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। क्या क्या मौजूद होते हैं? धूलकण होते हैं और यानी कि डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर मौजूद रहते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इसी लेयर में मौसम में जो परिवर्तन होता है, चेंज देखने को मिलता है वेदर में, वो इसी लेयर में देखने को मिलता है। किसमें? क्षोभमंडल में या ट्रोपोस्फेयर में। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। तो यहाँ पर इस लेयर में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस हैं, जो भी क्रिया हैं, उनके लिए यह लेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है या ट्रोपोपोज कहा जाता है। ये आपका हो गया क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल। इनको अलग करने वाली ये जो लेयर है इसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोपोज या क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसके बाद है विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान, यहाँ पे क्षोभ सीमा में अगर बात की जाए विषुवत वृत्त पर इक्वेटोरियल रीजन में
क्षोभ सीमा में हवा का टेम्परेचर कितना रहता है, -80 डिग्री सेल्सियस। और अगर पोलर रीजन में देखा जाए, ध्रुव के ऊपर टेम्परेचर रहता है आपका -45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि विषुवत के ऊपर माइनस में टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस रहता है, बहुत ही लो चला जाता है। इसके बाद आगे क्या दिया गया है कि यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना रहता है, -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान लगभग स्थिर रहता है। तापमान के स्थिर होने के कारण क्या कहा जाता है, इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, यानी कि इतना ही रहता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 50 किलोमीटर की हाइट तक क्या पाया जाता है आपका समताप मंडल, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका कैसा रहता है, अगर देखा जाए नाम के अकॉर्डिंग तो सम टेम्परेचर, सम तापमान रहता है। कहाँ तक है ये लेयर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्षोभ सीमा के ऊपर क्या दिया गया है आपका, समताप मंडल 50 किलोमीटर, 10 to 50। समतापमंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत इसमें पाई जाती है। यह परत क्या करती है, यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र व हानिकारक तत्वों से बचाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र यानी कि बहुत तेज और हानिकारक तत्वों से बचाती है। हानिकारक जो एलिमेंट है उनसे ये बचाती है, रक्षा करती है अर्थ की। इसके बाद है मध्यमंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मध्यमंडल कहाँ तक फैला हुआ है, 50 से 80 के बीच में। समताप मंडल के ऊपर क्या है आपका मध्यमंडल, और कहाँ तक है ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। इस संयंत्र में भी ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में कमी होने लगती है। इस लेयर में भी टेम्परेचर में आपकी कमी देखने को मिलती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर टेम्परेचर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 80 किलोमीटर की यहाँ तक की हाइट पर पहुंचकर टेम्परेचर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है कि मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। मेसोस्फेयर की जो ऊपर वाली सीमा है ये बताया गया है यहाँ पे, ये मध्यमंडल है आपका मेसोस्फेयर। इसकी जो ऊपरी सीमा है 80 किलोमीटर से ऊपर, ये वाली जो सीमा है इसे क्या कहा जाता है, मिड रेंज कहा जाता है या मध्य सीमा कहा जाता है। इसके बाद क्या है, मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। मध्यमंडल के जो ऊपर है उसे क्या कहा जाता है, मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की हाइट के बीच स्थित रहता है। 80 से 400 किलोमीटर के बीच क्या रहता है आपका आयन मंडल। ये यहाँ पे देखिए, ये है 80 किलोमीटर पर मध्य सीमा, इसके ऊपर है 80 से 400 किलोमीटर के एरिया में बाह्य वायुमंडल या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में क्या है आपका आयन मंडल स्थित है। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर आयनोस्फेयर भी जिसे कहा जाता है। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित रहता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत से जो आवेशित कण रहते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आयन। आयन कहा जाता है, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आयन मंडल के, आयनोस्फेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पृथ्वी के पास भेजी गई रेडियो तरंगे इस संयंत्र के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं।
कौन सी लेयर से वापस आती हैं? आयन मंडल से, जो कहाँ से कहाँ तक है? 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित है। यहीं से रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, यानी कि इस लेयर से टकराकर रेडियो तरंगे वापस आ जाती हैं, जो हम पृथ्वी से भेजते हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो पिछली लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? एग्जोस्फेयर या बहिर्मंडल कहा जाता है। ये 400 किलोमीटर से ऊपर का इसे क्या कहा जाता है? एग्जोस्फेयर या बहिर्मंडल कहा जाता है, जो कि बाह्य वायुमंडल के ऊपर स्थित है। यह सबसे ऊंचा लेयर है, सबसे ऊंचा संस्तर है। इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। इसके बाद है, इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं, यानी कि बहुत ही कम पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तरों का ही, दो लेयर्स का ही, कौन कौन सी हो गई आपकी? क्षोभमंडल और समतापमंडल, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इन दो लेयर्स का, दो संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। कौन? भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तरों का अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व: ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन आदि एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, जो कि पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे। तो ये था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।